गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू चैनल स्टूडेंट। तो आज हम लोग करेंगे क्लास 10th का चैप्टर 1 साइंस का। ठीक है, क्लास 10 चैप्टर 1 साइंस रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। तो ये चैप्टर को हम लोग पूरा पढ़ने वाले एक प्रॉपर तरीका से, एकदम प्रॉपर नोट्स से। ठीक है, आज मैं बुक से नहीं पढ़ाने वाला हूँ, बस ये सारा टॉपिक जो आप देख पा रहे हैं ये सारा चीज़ को एक प्रॉपर नोट से पढ़ा दे रहा हूँ। बाकी जिनको नोट्स चाहिए वो है जो कि कमेंट कर देंगे मुझे, और कमेंट करके आप कमेंट कर सकते हैं। नहीं तो मेरे टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन हो जाइए। मेरा टेलीग्राम चैनल का नाम है अमित एडुकेटो सिटी। जो मेरा यूट्यूब चैनल है वही मेरा टेलीग्राम चैनल है, एडुकेटो सिटी। तो आप मुझे वहाँ पे फॉलो कर लें, मेरे टेलीग्राम चैनल को। वहाँ पर से आपको मिल जाएगा इसका नोट्स। तो चलिए हम लोग आ जाते हैं अभी डायरेक्ट नोट्स पे। ये हमारा हैंड रिटन प्रॉपर नोट्स हम लोग इसी से करेंगे। ठीक है, बाकी जैसा मैंने आप लोग बता दिया, टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे ये नोट्स आपको मिल जाएगा। पहला चैप्टर या और साथ ही इम्पॉर्टेंट ये भी बता दें कि इसमें जितना आपको करवाया गया है, जितना भी टॉपिक को क्लियर किया गया है बहुत ही अच्छे तरीके से, और मतलब आप इतना भी पढ़ लीजिएगा तो एग्ज़ाम के लिए काफ़ी है। ठीक है, तो देखिए इसमें है कि रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, है ना। तो पहला ही क्वेश्चन आता है कि रासायनिक अभिक्रिया क्या है ना। रासायनिक अभिक्रिया, तो रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं, ऐसे क्वेश्चन बन जाएगा। तो ऐसे परिवर्तन जिसमें नए गुण वाले पदार्थों का निर्माण होता है उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, अभिक्रिया छूट गया होगा, अभिक्रिया लिख लीजिएगा। ऐसे परिवर्तन जिनमें नए गुण वाले पदार्थ का निर्माण होता है। ठीक है, जैसे कि भोजन का पाचन, श्वसन, लोहे पर जंग लगना, मैग्नीशियम का जलना, उसके बाद दही का बनना, ये सब क्या है, रासायनिक अभिक्रिया ही है। दूध होता है, फट करके वो दही बन जाता है, तो दूध से वो दही बना, एक नया पदार्थ बना, एक नया गुण वाला पदार्थ वो बना, वही रासायनिक अभिक्रिया कहलाएगा। उसके बाद है कि रासायनिक अभिक्रिया की पहचान। अब भाई रासायनिक अभिक्रिया को हम पहचाने कैसे। तो रासायनिक अभिक्रिया को पहचानने के लिए कुछ चीज़ है। जैसे आप देख सकते हैं कि पदार्थ का जो स्थिति में है वो परिवर्तन आ जाएगा, पदार्थ का रंग बदल सकता है, गर्मी का विकास हो सकता है, गर्मी का अवशोषण हो सकता है, और गैस का विकास हो सकता है, और प्रकाश का विकास हो सकता है। ये सब कुछ चीज़ है जिससे आप पहचान सकते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया हुआ है। अब आते हैं बात रासायनिक अभिक्रिया में, कुछ पॉइंट आता है कि अभिकारक। अभिकारक किसे कहते हैं। तो देखिए ऐसे पदार्थ जो किसी रासायनिक अभिक्रिया में हिस्सा लेते हैं उन्हें अभिकारक कहते हैं। ठीक है, ये एक ऐसा पदार्थ है जो रासायनिक अभिक्रिया में हिस्सा लेगा। ठीक है, अब मान लीजिए वही, जैसे कह सकते हैं आप, कॉपर है और सल्फेट है। ये दो क्या है, दो पदार्थ है जो एक रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेगा, हिस्सा लेगा। कॉपर और सल्फेट, कॉपर सल्फेट बन जाएगा। ठीक है, तो वही चीज़ बोल रही है, ये क्या कहलाएगा, मेरा अभिकारक कहलाएगा ये सब। फिर है उत्पाद। तो उत्पाद तो आप लोग हिंदी वर्ड जानते होंगे कि ऐसे पदार्थ जिनका निर्माण रासायनिक अभिक्रिया में होता है उन्हें उत्पाद कहते हैं। जैसे Cl+O2, ठीक है, कार्बन और ये ऑक्सीजन, ये दोनों अभिक्रिया करता है तो ये दोनों अभिकारक हो गया, और अभिक्रिया करके नया उत्पाद बना दिया CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, अब आ जाइए आगे, रासायनिक समीकरण। तो रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं। तो किसी रासायनिक अभिक्रिया का उसमें भाग लेने वाले पदार्थ, क्रियाकारक एवं उत्पाद के प्रतीकों एवं सूत्रों के माध्यम से संक्षिप्त प्रदर्शन रासायनिक समीकरण कहलाता है। ठीक है, तो रासायनिक समीकरण क्या है। तो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया होगा उसमें जो पदार्थ भाग लेते हैं उसको हम सूत्रों के माध्यम से या प्रतीकों के माध्यम से बतलाते हैं, उसी को हम लोग कहते हैं रासायनिक समीकरण। जैसे मैंने यहाँ पे आपको बताया, सी कार्बन, कार्बन को मैंने हिंदी में कार्बन नहीं लिखा, सी लिखा, और ऑक्सीजन को मैंने O2 लिखा, तो ये क्या है, प्रतीक और सूत्र ही है, तो इसे रासायनिक समीकरण कहेंगे। एकदम याद रखिएगा ये बात। उसके बाद थोड़ा सा एक काम करना है आप लोगों को, वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए फटाक से, और अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको इस चैनल पे मैथ, साइंस, इंग्लिश तीनों सब्जेक्ट फ्री में एकदम पढ़ाया जाता है, सारा कंटेंट के साथ। ठीक है, क्लास 10th का अभी हम लोगों ने मैथ किया, मैथ में कुछ एक्सरसाइज हो चुका है, चैप्टर 1 चैप्टर 2 हो चुका है, और साइंस तो कर रहे हैं हम लोग, साइंस स्टार्ट कर दिए आज से, और इंग्लिश भी 2 चैप्टर हो चुका है। ठीक है, तो इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आने वाले समय में SST और ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हर कुछ आप लोगों को इस पर पढ़ाया जाएगा। उसके बाद आ जाइए रासायनिक समीकरण के बाद संतुलित रासायनिक समीकरण। कि संतुलित रासायनिक समीकरण क्या होता है।
तो देखिए, ऐसा रासायनिक समीकरण जिसके दोनों पक्ष, बायां पक्ष और दायां पक्ष में प्रत्येक तत्वों के परमाणुओं की संख्या बराबर होती है, संतुलित रासायनिक समीकरण कहलाती है। ठीक है, जिसमें आपका दायां पक्ष और बायां पक्ष में जो है परमाणुओं की संख्या बराबर होगा, वही संतुलित रासायनिक समीकरण कहलाता है। अब आ जाइए कि संतुलित रासायनिक समीकरण का महत्व क्या है। तो संतुलित रासायनिक समीकरण का महत्व है ऐसा कि आप लोगों को इसमें पढ़ना है द्रव्यमान संरक्षण का नियम। आई थिंक 9th क्लास में आप लोग पढ़े होंगे। द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या होता है कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का ना तो निर्माण होगा और ना ही विनाश होगा। ठीक है, कोई भी रासायनिक अभिक्रिया होगा तो द्रव्यमान का ना तो विनाश होगा और ना तो निर्माण, यानी कि ना ही खत्म होगा और ना ही कोई नया बनेगा। मतलब द्रव्यमान बढ़ेगा, जितना है इतना ही रहेगा। कहने का मतलब है कि क्या हम कह सकते हैं कि जैसे 1 kg दूध है मेरा और 1 kg दूध को हम दही बना दिए, तो क्या द्रव्यमान बदलेगा? यानी द्रव्यमान को आप यहाँ पे वजन से संबोधित कर सकते हैं कि 1 kg हम भैया दूध लिए और उसका दही जमा दिए, तो क्या वो 1 kg का आधा kg हो जाएगा या फिर 1 kg का 2 kg हो जाएगा? तो नहीं, ना ही वो घटेगा ना ही वो बढ़ेगा। 1 kg था वो 1 kg ही रहेगा। तो वही है द्रव्यमान संरक्षण का नियम। ठीक है, याद रखिएगा। उसके बाद रासायनिक अभिक्रिया के पहले अभिकारक एवं उसके पश्चात उत्पाद प्रत्येक तत्व के परमाणु संख्या समान होनी चाहिए। बस यही चीज़ें समान होनी चाहिए। आपका संतुलित रासायनिक समीकरण का महत्व हो गया। अब है रासायनिक समीकरण को संतुलित करने के लिए हिट एंड ट्रायल टेस्ट है। ठीक है, हिट एंड ट्रायल टेस्ट क्या है? हिट एंड ट्रायल विधि जिसके द्वारा हम किसी भी रासायनिक समीकरण को संतुलित कर सकते हैं। तो बहुत ही सिंपल है। ठीक है, बाकी मैं एक स्पेशल वीडियो इस पे बना दूंगा जिस पे सिर्फ और सिर्फ हम लोग रासायनिक समीकरण को संतुलित करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो करना इसमें भी कुछ नहीं होता है कि देखिए स्टेप बाय स्टेप है। बाकी आप ये समीकरण को संतुलित तो आप खुद कर लीजिएगा, मतलब बता देंगे तो बहुत ईजी है। देखिए, चरण 1 है कि रासायनिक समीकरण लिखकर प्रत्येक सूत्र के चारों ओर बॉक्स बनाइए। उसके बाद चरण 2 में समीकरण में उपस्थित विभिन्न तत्वों की परमाणु संख्या नोट कीजिए, जैसे कि इस आपको बना देना इधर एलएचएस में कितना, आरएचएस में कितना है। तीसरा में है सबसे अधिक परमाणु वाले तत्व के अधिकारक या उत्पाद की साइड अनिश्चित गुणांक लगाकर संतुलित कीजिए। ठीक है, फिर सभी तत्वों के परमाणुओं को चरण 3 की भांति संतुलित कीजिए। अब जैसे मान लीजिए हम आपको इसी से समझा देते हैं, उतना लोड मत लीजिए। देखिए सिंपल है, हिट एंड ट्रायल टेस्ट आप कर सकते हैं। बाकी मैं सिंपल मेथड बता रहा हूँ। यहाँ लिखे हैं Fe और यहाँ पे 4H2O। ठीक है, यहाँ पे है Fe3O4 प्लस 4H2। ठीक है, 4H2। हाँ, ये चीज़ दिया हुआ है, ये चीज़ लिखा हुआ। अब हम इसको कहेंगे संतुलित करने। तो सर कैसे संतुलित होगा? सिंपल सा चीज़ है। देखिए सबसे पहले यहाँ पे Fe कितना है? बायां साइड में एक Fe है ना, सिर्फ एक Fe है। लेकिन यहाँ पे कितना दे दिया है सर? 3 दे दिया है। तो जब 3 दे दिया है तो इधर भी तो 3 होना चाहिए ना। तो हम कुछ नहीं किए, यहाँ पे 3 लिख दिए। ठीक है, पहला चीज़ 3 लिख दिए, Fe3 हो गया। तो ये तो हो गया यहाँ पे संतुलित, एकदम हो गया। Fe को तो हम कर दिए संतुलित। अब देखिए O4 है। ठीक है, तो यहाँ पे 4 जो लिखा हुआ है, जैसे 4H2O है ना, तो इसका ये मतलब हुआ कि ये जो 4 है वो H2 के लिए भी होगा और O के लिए भी होगा। समझ गए? H2 के लिए भी 4 होगा और O के लिए भी होगा। तो O4 है। ठीक है, फिर 4H2 है। ठीक है, यहाँ थोड़ा सा लगता है, हाँ ठीक है। बस इसी तरह से आपको संतुलित कर देना है। यहाँ 4H2O है, सही है। मतलब दोनों तरफ देखिए, जो है परमाणु अणु की संख्या जो बराबर होनी चाहिए। इधर Fe3 था और इधर एक ही था, तो हम यहाँ पे 3 बैठा करके Fe3 कर दिए। बाकी 4H2 है, यहाँ पर 4H2 है। O यहाँ पे 4 था तो O यहाँ पर भी 4 है, तो बैलेंस हो गया, संतुलित हो गया। ठीक है, स्पेशल वीडियो हम ला देंगे जिसमें सिर्फ इसी तरह का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। उसके बाद कुछ चीज़ है, जैसे ठोस को हम लोग S से दर्शाएंगे, S फॉर सॉलिड। लिक्विड को हम लोग द्रव्य को हम लोग L से दर्शाएंगे, L फॉर लिक्विड। और गैस को हम लोग G से दर्शा रहे हैं, G फॉर गैस। और जलीय विलयन, अगर कोई जलीय विलयन बनेगा तो उसको AQ से दर्शाएंगे। ठीक है, बस इतना सा चीज़ है। जैसे यहाँ पे दर्शा दिया गया है कि Fe जो है, Fe3Fe मीन्स होता है लोहा, आयरन। तो लोहा क्या है? सॉलिड है, तो S से दर्शाएं। फिर 4H2O को G से दर्शाएं। और ये अब जाकर के बन गया Fe2O4 प्लस 4H2O। ठीक है, Fe2 नहीं, Fe3 होना चाहिए ना, Fe3O4 प्लस 4H2O। इसी तरह से आप इसको दर्शा सकते हैं।
फिर चरण 6 है, कुछ इसमें खास नहीं है। आप लोग अब आ जाइए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ पे। इम्पोर्टेंट चीज़ क्या क्या है कि देखिए, है बहुत आसान है ये। पहला संयोजन अभिक्रिया, ठीक है। तो ज़्यादा इसको ओल झोल नहीं समझना आपको, बस सिंपल से समझिए, वर्ड से ही अर्थ समझिए। संयोजन, संयोजन का मतलब होता है जुड़ना, ठीक है। इतना ही समझिए, संयोजन मीन्स जुड़ना। अब पढ़िए क्या है कि वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक तत्व या यौगिक संयोग करके एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं। यानी दो या दो से अधिक यौगिक मिल करके एक पदार्थ का निर्माण करेगा तो संयोजन अभिक्रिया कहलाएगा, ठीक है। दो चीज़ जुट करके एक चीज़ बना तो संयोजन, इतना ही याद रखिए, ठीक है। तो इन अभिक्रियाओं में कोई भी सह उत्पाद नहीं बनता है, कोई एक्स्ट्रा जो है और कुछ भी नहीं बनता है। जैसे सिंपल सा है कि कोयला का दहन, ठीक है। तो कोयला से निकलता है कार्बन, है ना, कोयला से निकलता है कार्बन, और ऑक्सीजन तो हवा में है ही। जब आप कोयला को जलाइएगा तो कार्बन और ऑक्सीजन दोनों मिलकर के कार्बन डाइऑक्साइड गैस बन जाता है, ठीक है। तो देखिए, ये कार्बन अलग था, ये ऑक्सीजन अलग था, दोनों संयोग करके एक चीज़ बन गया कार्बन डाइऑक्साइड। उसी तरह जल का निर्माण तो कैसे, तो 2H2 यानी हाइड्रोजन गैस प्लस O2 ऑक्सीजन गैस, ये दोनों मिल जाता है तो 2H2O बन जाता है लिक्विड, ठीक है। ऐसे रहना चाहिए था एरो, लिक्विड बन जाता है। उसके बाद बूझा, बिना बूझा हुआ चूना, तो कैल्शियम ऑक्साइड CaO यानी कैल्शियम ऑक्साइड, और उसमें H2O डाल दीजिए यानी पानी डाल दीजिए, ठीक है। तो CaOH का होल 2 बन जाता है, बस आपका मतलब बुझा हुआ चूना बन जा हाँ, बिना बुझा हुआ चूना बन जाएगा। ये जब भी बिना बुझा हुआ चूना है तो, ठीक है। तो यही है आपका सिंपल। तो दो चीज़ जुट करके एक चीज़ बन रहा है तो इसको पढ़ेंगे हम लोग संयोजन अभिक्रिया, ठीक है। अब संयोजन अभिक्रिया में एक छोटा सा बात आ जाता है जिसको कहते हैं उष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया, ठीक है। संयोजन में पढ़ना उष्माक्षेपी अभिक्रिया। तो देखिए, जिन अभिक्रियाओं में, है ना, जिन अभिक्रियाओं में उत्पाद के निर्माण के साथ साथ ऊष्मा का भी उत्सर्जन हो, एकदम सिंपल, ऊष्मा छेपी यानी ऊष्मा छोड़ना, ठीक है। तो ऊष्मा का भी उत्सर्जन होता है, उसे ऊष्मा छेपी रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। समझ गए, सिंपल सा है। कोई ऐसा रासायनिक अभिक्रिया करवाए जिससे ऊष्मा निकले उसको ऊष्मा छेपी रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। अब जैसे उदाहरण के लिए प्राकृतिक गैस का दहन, ठीक है। प्राकृतिक गैस का दहन करते हैं तो CH4 प्लस O2 ये जब जलता है तो CO2 प्लस 2H2O देता है प्लस ऊष्मा देता है, यानी CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलता है, पानी भी निकल 2H2O पानी भी निकलता है और ऊष्मा भी देता है। फिर श्वसन, श्वसन भी एक क्या है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। तो श्वसन में देखिए जैसे C6H12O6, ठीक है, प्लस 6O2 होता है तो आपका बनता है 6CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनता है, जल और ऊष्मा भी निकलता है, ठीक है। तो श्वसन जो हम लेते हैं ये श्वसन का रासायनिक सूत्र है, इसको जरूर आप लोग नोट कर लीजिए, ठीक है, कि C6H12O6 प्लस 6O2, है ना, ये मिलता है तो आपका ये बनता है 6CO2 प्लस H2O और 6H2O प्लस ऊष्मा। सेकेंड आपको पढ़ना है संयोजन के बाद वियोजन। तो वियोजन मीन्स क्या होता है, वियोजन मीन्स होता है टूटना, ठीक है, या साइंस का ही भाषा में अपघटन। तो वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एकल अभिकारक टूटकर दो या उससे अधिक उत्पाद बनते हैं वियोजन अभिक्रिया कहलाते हैं। सिंपल है, एक पदार्थ टूट करके, मतलब एक जो मेरा था बना हुआ वो टूट करके दो या दो से अधिक बन जाएगा तो वो वियोजन कहलाएगा। तो सेम जो हम लोग पढ़ रहे थे, जैसे कि CO2 जो बना था अगर यही टूट जाए C+O2 में तो ये वियोजन अभिक्रिया कहला जाएगा, ठीक है। ऑब्जेक्टिव में आप लोग को दे देता है एकक समीकरण और उसमें आपको पहचानना होता है कि कौन संयोजन है कौन वियोजन है। तो देखिए, वियोजन अभिक्रिया जो है 3 प्रकार का होता है। कौन कौन सा होता है, पहला होता है उष्म वियोजन। उष्म वियोजन यानी जो उष्मा के थ्रू टूटे, जिसमें उष्मा लगाएं, है ना, उष्मा द्वारा किया गया वियोजन। फिर है विद्युत वियोजन। तो विद्युत वियोजन जिसमें विद्युत धारा प्रवाहित होने वाला वियोजन, ठीक है, विद्युत धारा प्रवाहित करके उसको तोड़े। अब फिर है प्रकाश वियोजन। तो प्रकाश वियोजन जिसमें सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में होने वाला वियोजन हो, ठीक है, सूर्य का प्रकाश रहेगा तभी वो टूटे, वो प्रकाशीय वियोजन कहलाएगा। तो वियोजन अभिक्रिया 3 प्रकार का होता है, उसमें वियोजन, विद्युत वियोजन और प्रकाशीय वियोजन, ठीक है। अब वियोजन में ही आपका उष्मा शोषी अभिक्रिया होता है। उष्मा शोषी वर्ड समझिएगा, उष्मा मीन्स गर्मी, शोषी मीन्स सोखना। तो जिसमें उष्मा ले, है ना, जिन अभिक्रियाओं में अभिकारकों को तोड़ने के लिए उष्मा, प्रकाश या विद्युत ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसे उष्मा शोषी अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है, सिंपल। तो अभी हम लोगों ने क्या क्या पढ़ लिया, अभी हम लोगों ने पढ़ लिया 4 अभिक्रिया, समझिए
सबसे पहले संयोजन पढ़ा हम लोगों ने, संयोजन अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया में ही हम लोग क्या पढ़े, ऊष्माक्षेपी, ऊष्माक्षेपी, ठीक है। ये दो पढ़े। संयोजन यानी जुड़ना, एक दो या दो से अधिक पदार्थ जुट रहा है, तत्व ये यौगिक जुट रहा है और एक पदार्थ बन रहा है। ऊष्माक्षेपी तो ऊष्मा का छोड़ता हो, अभिक्रिया कराने पे ऊष्मा छोड़े, तो संयोजन अभिक्रिया में ही ऊष्मा छूटता है, ऊष्मा निकलता है, ठीक है, ऊष्मा का त्याग होता है। फिर हम लोगों ने पढ़ा वियोजन अभिक्रिया, तो वियोजन अभिक्रिया पढ़े हैं। तो वियोजन मीन्स क्या होता है, तो वियोजन मीन्स टूटना, यानी एक एकल पदार्थ, एक पदार्थ टूटेगा दो या दो से अधिक में, और इसी में क्या हो जाता है, ऊष्मा शोषी, क्योंकि वियोजन अभिक्रिया करने के लिए हम लोग को ऊष्मा का जरूरत है। तो इस तरह से हम लोग टोटल 4 अभिक्रिया पढ़ लिए हैं, ठीक है। अब आ जाइए विस्थापन, विस्थापन अभिक्रिया। तो विस्थापन अभिक्रिया क्या होता है, ये भी बहुत ही सिंपल है, हम कोई झोलझाल नहीं है। विस्थापन में समझते क्या होता है, विस्थापन यानी अपना स्थान बदलना है, ठीक है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर चल जाना, ठीक है। तो इन अभिक्रियाओं में अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को उसके यौगिक से विस्थापित कर देते हैं, ठीक है। यानी जो अधिक क्रियाशील होता है वो जो है कम क्रियाशील वाला को बोलता है बाबू तुम हट जाओ, हमको यहाँ बैठने दो, ठीक है। जो सबसे ज़्यादा ताकतवर है वो कमज़ोर को भगा करके खुद वहाँ पे आ जाता है। जैसे देखिए, लोहे का कील पर भूरे रंग का कॉपर की परत जमना, ठीक है, भूरा रंग का कॉपर का परत जम जाता है तब। तो देखिए अभिक्रिया है, अभिक्रिया क्या है, Fe सॉलिड फॉर्म में है, लोहा CuSO4 कॉपर सल्फेट, कब यहाँ पे विलयन है, जलीय विलयन, कॉपर सल्फेट है और इधर लोहा है। अब ये दोनों को करवा दिए अभिक्रिया, तो अभिक्रिया के किया तो क्या हुआ, तो ये कॉपर जो है हो जाता है कमज़ोर लोहा के सामने, तो लोहा बोलता है अरे बाबू तुम यहाँ से भागो, हमको आने दो। तो Fe जो है कॉपर के जगह पे आ जाता है, तो FeSO4 बन जाता है, ठीक है, फेरिक सल्फेट, और यहाँ जो कॉपर है उसको भगा देता है कि तुम निकल जाओ, विस्थापित कर देता है, ठीक है, समझ गए। तो ये है विस्थापन अभिक्रिया। ये कोई भी देखिए दो पदार्थ में है, दो तत्व यौगिक में अभिक्रिया हो रहा है, तो एक उसमें जो होता है उसको विस्थापित कर देता है, जो कम क्रियाशील वाला तत्व है उसको हटा दिया जाता है, हट जाता है, और अधिक क्रियाशील वाला तत्व अपना जगह वहीं पे बना लेता है, ठीक है। तो ये सिंपल सा है, ये आपका हो गया विस्थापन। यहाँ पर भी देख सकते हैं Z+CuSO4, तो जिंक और कॉपर सल्फेट का विलयन है, तो भी कॉपर कमजोर है, जिंक सबसे ज़्यादा ताकतवर है, तो जिंक अपना जगह बना लिया, ZnSO4 हो गया और Cu सरक लिया, ठीक है। अब आ जाइए द्विविस्थापन। तो वो जो विस्थापन था उसमें एक ही हो रहा था विस्थापन, तो आप उसको कह सकते हैं एकल विस्थापन भी, ठीक है। ये है द्विविस्थापन। द्विविस्थापन में क्या होगा, तो यहाँ पे दो दो ठो भागेगा, ठीक है। जैसे इन अभिक्रिया में उत्पादों का निर्माण दो यौगिक के बीच आयनों के आदान प्रदान से होता है, ठीक है, आयनों का आदान प्रदान होता है तब होता है। तो जैसे देखिए Na2SO2 जिसको कहते हैं Na2SO2 SO4 होगा, ठीक है, थोड़ा मिस्टेक से लिखा गया है, Na2SO4, ठीक है, Na2SO4 होगा यानी सोडियम सल्फेट, और इधर है BaCl2 बेरिलियम क्लोराइड, तो यहाँ पे है सोडियम सल्फेट, यहाँ पे है बेरिलियम क्लोराइड, ये दोनों गया अभिक्रिया किया। अब जब अभिक्रिया किया तो क्या हो गया, ये बन गया बेरिलियम सल्फेट, है ना। तो बेरिलियम जो था उसको क्या हुआ, इसको अच्छा लग गया सल्फेट SO4, इसके पास चला गया कि भाई तुम मेरे पास आ जाओ। तो जब बेरिलियम है जो कि ये सोडियम का दोस्त को ले लिया, SO4 को ले लिया, तब ये जो था आपका सोडियम ये बच गया सिंगल। अब ये भी बच गया सिंगल, और इधर जो है क्लोरीन Cl2 जो है ये बच गया सिंगल। तो बोला भाई जब ये दोनों आपस में अदला बदली कर ये लिया तो हम लोग सिंगल सिंगल क्यों बचे, हम लोग भी अदला बदली कर ही लेते हैं। तो ये फिर लास्ट में क्या होता है कि ये सोडियम और क्लोरीन ये दोनों साथ में भी क्रिया कर लेता है, तो बन जाता है सोडियम क्लोराइड, समझे। तो यहाँ पे क्या हुआ कि सोडियम सल्फेट जो था, तो सोडियम का जो सल्फेट था वो भाग गया बेरिलियम के साथ, और बेरिलियम का जो क्लोरीन था वो भाग गया सोडियम के साथ। तो यहाँ पे पूरा ये दोनों जो है आपका एक्सचेंज हो जाता है, बदल जाता है, इसी को कहते हैं द्विविस्थापन अभिक्रिया, ठीक है, जिसमें दोनों तत्व विस्थापित हो जाएं। बस हमको लगता है, उम्मीद नहीं है कि आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं हुआ। बेरियम सल्फेट के सफ़ेद अविलय
अवक्षेप का निर्माण होता है, इसीलिए इसे इस अभिक्रिया को अवक्षेपण अभिक्रिया भी कहते हैं। ठीक है, ये बस थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। अब आ जाइए अगला, बहुत ही छोटा सा है, उपचयन अपचयन। इसको भी एकदम एक लाइन में याद हो जाएगा। उपचयन क्या होता है और अपचयन अभिक्रिया क्या होता है। तो किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि अथवा हाइड्रोजन का ह्रास अथवा दोनों हो तो उसे उपचयन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, उपचयन अभिक्रिया यानी कि ऑक्सीजन बढ़ जाएगा और हाइड्रोजन घट जाएगा, हाइड्रोजन का ह्रास हो जाएगा, तो आपका उपचयन अभिक्रिया कहलाएगा। उदाहरण में देखिए, जैसे कार्बन और ऑक्सीजन दोनों का अभिक्रिया हुआ तो कार्बन डाइऑक्साइड बन गया। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ, कार्बन डाइऑक्साइड बन गया, ऑक्सीजन का वृद्धि हो गया। यहाँ पर भी वही है, Cu कॉपर प्लस ऑक्सीजन है। ठीक है, तो कॉपर ऑक्साइड बन गया, कॉपर है जो कि ऑक्सीजन से अभिक्रिया किया तो ऑक्सीजन का वृद्धि हो गया। ठीक है, तो ये आपका कहलाएगा उपचयन अभिक्रिया। उसके बाद है कि किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का ह्रास अथवा हाइड्रोजन की वृद्धि हो तो अपचयन कहलाता है। तो यहाँ पे था उपचयन और ये है यहाँ पे आपका अपचयन। ठीक है, अपचयन। तो अपचयन अभिक्रिया इसी का जस्ट उल्टा हो जाता है, किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का ह्रास होगा और हाइड्रोजन का वृद्धि होगा। ठीक है, तो वो अपचयन है। जस्ट ये उपचयन का उल्टा अपचयन होता है। बस इतना ही आपको करना है तो हो जाएगा। तो उसके बाद एक आ जाता है रेडॉक्स। अब रेडॉक्स अभिक्रिया क्या है, तो जिन अभिक्रियाओं में उपचयन तथा अपचयन, ठीक है, अच्छा यहाँ भी उपचयन हो गया, उपचयन और यहाँ अ होना चाहिए, अपचयन दोनों हो रहा हो उसे रेडॉक्स अभिक्रिया कहेंगे। ठीक है, एकदम सिंपल है। सिर्फ उपचयन रहता तो मतलब सिर्फ उपचयन अपचयन ये सब अलग अलग है, अगर दोनों एक साथ हो गया तो वो कहलाएगा आपका रेडॉक्स अभिक्रिया। उसके बाद जो है आपका कि दैनिक जीवन में उपचयन अभिक्रियाओं का प्रभाव क्या होता है। तो दैनिक जीवन में उपचयन अभिक्रियाओं का प्रभाव में देखिए, पहला कुछ छोटा सा वर्ड आता है, एक संक्षारण। तो यहीं पे आपका क्वेश्चन दो तीन बन जाता है। संक्षारण किसे कहते हैं, संक्षारण को ठीक करने का उपाय, संक्षारण से बचने का उपाय। ठीक है, यही सब चीज़ें संक्षारण। तो देखिए, जब कोई धातु ऑक्सीजन, आर्द्रता, अम्ल आदि के संपर्क में आती है जिससे धातु की ऊपरी परत कमजोर संक्षारित हो जाती है, इसे संक्षारण कहते हैं। ठीक है, कुल मिला के संक्षारण को हिंदी में कहते हैं जंग लगना। ठीक है, यानी जंग लग गया तो वो संक्षारित हो गया। लेकिन हम लोगों को साइंस का भाषा में तो पढ़ना ही है, इसीलिए जब कोई धातु, कोई भी धातु होगा, ऑक्सीजन जो है, ऑक्सीजन, आर्द्रता, अम्ल आदि के संपर्क में आ जाए, ठीक है, और ऊपर परत कमजोर होने लगे, तो लोहा हम देखते ऊपर जंग लगता है तो वो कमजोर होते जाता है। ठीक है, उसी तरह दांत में भी होता है। दांत में भी आप ज़्यादा खट्टा चीज़ खाइएगा तो आपका दांत संक्षारित होते जाएगा, जंग लगते जाएगा। ठीक है, जैसे उदाहरण के लिए लोहे की वस्तुओं पर जंग लगना, चांदी के ऊपर काली परत व तांबे के ऊपर हरी परत चढ़ना संक्षारण के उदाहरण है। ये सब तीन चीज़ है सिंपल, जिससे आप मतलब पहचान सकते हैं कि संक्षारण हुआ। उसके बाद संक्षारण से बचाव का उपाय। तो संक्षारण से बचाव का बहुत उपाय है। पहला है यशद लेपन। ठीक है, यशद लेपन, विद्युत लेपन और पेंट। ठीक है, तो ये पेंट करके आप किसी भी वस्तु को संक्षारित यानी जंग लगने से बचा सकते हैं। अब आ जाते हैं उसके बाद विकृत गंधिता। अब विकृत गंधिता क्या है, तो देखिए, वसा युक्त और तैलीय खाद्य सामग्री वायु के संपर्क में आने पर अपचयित हो जाती है। ठीक है, वो उपचयन था, यहाँ पे अपचयन होगा, यानी हाइड्रोजन का वृद्धि, ऑक्सीजन का ह्रास, अपचयित हो जाती है, जिससे उनके स्वाद और गंध में परिवर्तन हो जाता है। इसे विकृत गंधिता कहते हैं। ठीक है, मतलब सीधा सा बात है, इतना आप ज़्यादा लोड मत लीजिए कि कोई खाने वाला चीज़ में एक अजीब टाइप का महक हो जाता है ना, खट्टा महक जाना, तो खट्टा खट्टा महकता है, उसी को कहते हैं विकृत गंधिता, यानी विकृत किस्म का गंध आना, खराब किस्म का गंध आना। तो खराब किस्म का गंध कैसे आता है, तो वसायुक्त या फिर जो तेलीय सामग्री होता है, तेल मसाला जो होता है, तेल में बना हुआ, वो वायु के संपर्क में आने पर अपचयित हो जाता है। ठीक है, जिससे उनके स्वाद और गंध में परिवर्तन हो जाता है। अब विकृत गंधिता को रोकने का उपाय, यानी खाना जो महक जाता है उसको कैसे रोक सकते हैं, तो आप लोग के पास तो बड़ी उपाय है, लेकिन कुछ उपाय बुक के अनुसार पढ़ लें। तो प्रति ऑक्सीकारक का उपयोग करके, ठीक है, उसके बाद वायुरोधी बर्तन में खाद्य सामग्री रखें, यानी वायुरोधी का मतलब एक ऐसा बर्तन जिसमें वायु ना जाए, वैसा बर्तन में खाना रखे। फिर वायु के स्थान पर नाइट्रोजन गैस द्वारा, ठीक है,
और शीतलन द्वारा, शीतलन का मतलब होता है फ्रिज में डाल करके रख देना, ठीक है, ठंडा रखना। तो ये सब के द्वारा हम खाना को खट्टा होने से बचा सकते हैं। तो यही कुछ आपका साइंस में आप लोगों को पढ़ना है। छोटा सा चैप्टर है, ज़्यादा बड़ा है नहीं, थोड़ा सा चीज़ यही आप लोगों को पढ़ना है। तो इसको बढ़िया से जब पढ़ लीजिए और नोट्स बना लीजिए। जिनके पास टेलीग्राम है, ठीक है, वो मेरे टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए और वहाँ से इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। बाकी इसमें कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा तो वो हम क्वेश्चन आंसर करवा देंगे। हालांकि इसी में आपका लगभग क्वेश्चन से कंप्लीट हो गया, 2-4 क्वेश्चन बनेगा, बहुत तो 2-4 बनेगा, ठीक है। बाकी रहा रासायनिक समीकरण को संतुलित करना, तो वो संतुलित करने मैं सिखा दूंगा, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो वो मैं आपको बता दूंगा, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, सब्सक्राइब किए हुए रहिए, तभी आपको वीडियो का नोटिफिकेशन मिल पाएगा, ठीक है। तो बाकी वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कीजिए। चलिए फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।